जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति में फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार, जिसे रेवड़ी कल्चर भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में राजनीतिक दल भारतीय मतदाताओं को विभिन्न पेशकशों के माध्यम से लुभाने की होड़ में रहते हैं, जिन्हें मुफ्त उपहार या फ्रीबीज के रूप में जाना जाता है। हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है, जहां राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए ऐसी पेशकशों के नए नए तरीके आजमा रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक मुफ्त पानी और बिजली अब चुनावी उपहार के रूप में पर्याप्त नहीं रह गए। फ्रीबीज के इर्द गिर्द उभरा यह राजनीतिक संवाद कई खतरे रखता है, क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आधार को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। चुनाव से पहले के ऐसे अपरिहार्य वादे मतदाताओं द्वारा सूचित निर्णय ले सकने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इस परिदृश्य में फ्रीबीज कल्चर की अभिकल्पना, निष्पादन और जवाबदेही में व्याप्त अंतराल को दूर करने की आवश्यकता महसूस होती है। तो आज हम देखते हैं फ्रीबीज कल्चर के बारे में, जिसके हम पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, भारत में फ्रीबीज का सकारात्मक पक्ष। दोस्तों, हम जानते हैं कि फ्रीबीज जो है यानी मुफ्त फ्रीबीज में केवल जो है सो चुनाव पूर्व के अपरिहार्य वादे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कई सेवाएं भी शामिल हैं जो सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत नागरिकों को प्रदान करते हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मुफ्त कोविड वैक्सीन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा). दोस्तों, यह कई कल्याणकारी योजनाओं का आधार है। मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील स्कीम) पहली बार वर्ष 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा फ्रीबीज के रूप में शुरू की गई थी, जिसे फिर एक दशक बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपना लिया गया। ठीक है दोस्तों, एन.टी. रामाराव द्वारा आंध्र प्रदेश में 2 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का वादा वर्तमान में क्रियान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का मूल आधार है। तेलंगाना की रायता बंधु और ओडिशा की कालिया योजना किसान सम्मान निधि की अग्रदूत है। तो दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना जो अभी चल रही है वह तेलंगाना की रायथू बंधु और ओडिशा की कालिया योजना से ही प्रेरित है, जो कि एक फ्रीबीज के रूप में ही जाना जाता था। अब देखते हैं दूसरा इसका सकारात्मक पक्ष, निम्न वर्ग का उत्थान। चूँकि तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों में गरीब आबादी का प्रतिशत अधिक है, इन राज्यों के निचले तबकों के उत्थान के लिए फ्रीबीज अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये तो हो गए दोस्तों फ्रीबीज के सकारात्मक पक्ष। अब हम देखते हैं दोस्तों फ्रीबीज के नकारात्मक पक्ष के बारे में। तो दोस्तों, सार्वजनिक व्यय का अपवाह। पहला नकारात्मक पक्ष है दोस्तों इसका सार्वजनिक व्यय का अपवाह। दोस्तों, अधिकांश मामले में फ्रीबीज अंततः सार्वजनिक व्यय के अत्यधिक और अनावश्यक अपवाह या निकासी का कारण बनते हैं और राज्यों के आर्थिक बोझ को बढ़ाते हैं, जबकि अधिकांश भारतीय राज्य पहले ही खराब वित्तीय स्थिति से प्रभावित है और उसके पास सीमित राजस्व संसाधन भी मौजूद है। दोस्तों, दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष है किसी के लिए उपहार, किसी के लिए आपदा। उपभोक्ता लाभार्थियों के लिए कीमतों को कम करने के परिणाम स्वरूप सरकार औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुबंधों को अधिभारित करती है ताकि आंतरिक वित्तीय संतुलन बनाए रख सके। इसके परिणाम स्वरूप उभरते उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है, जिससे सुस्त औद्योगिक वृद्धि और वाणिज्यिक मूल्य वृद्धि की स्थिति बनती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि लाभार्थियों के लिए फ्रीबीज कितने सस्ते हैं, बल्कि यह है कि दीर्घावधि में ये अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिए कितने महंगे साबित हो सकते हैं। अगला है नकारात्मक प्रभाव में राजकोषीय घाटे की वृद्धि। सब्सिडी और फ्रीबीज सरकारी राजस्व पर दबाव बनाते हैं, जिनसे राजकोषीय घाटा बढ़ता है और ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। अगला पक्ष है मतदाताओं के सूचित निर्णयों को विकृत होना। चुनाव अभियानों के दौरान विवेकहीन फ्रीबीज की पेशकश और वितरण के रूप में अनियंत्रित लोक लुभावनवाद प्रायः मतदाताओं को, विशेष रूप से वंचित वर्ग के मतदाताओं को के मन में पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, क्योंकि वे फ्रीबीज के लोभ में बह जाते हैं। इससे अपना प्रतिनिधि चुनने में उनकी सूचित निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। तीसरा है, अगला पॉइंट है अस्थायी प्रकृति। ये फ्रीबीज कई बार पहले सार्वभौमिक, फिर वैकल्पिक, फिर अधिभार के रूप में नकारात्मक संक्रमण से
गुजरते हैं, जहां ये पेशकश केवल तब तक मान्य होते हैं जब तक कि मौजूदा सरकार वित्तीय बाधाओं का सामना नहीं करने लगते और इन लाभों को वापस लेने के लिए विवश नहीं हो जाते। अगला है निजी वस्तु आधारित फ्रीबीज। दोस्तों, निजी वस्तु और सेवाओं प्राइवेट गुड्स एंड सर्विस पर फ्रीबीज कोई वास्तविक सामाजिक लाभ उत्पन्न नहीं करते। उदाहरण के लिए बिजली का मुफ्त वितरण कोई सामूहिक लाभ प्रदान नहीं करता है, इसलिए इसे निजी वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। अब है सार्वजनिक वस्तुएं बनाम मेरिट वस्तुएं बनाम निजी वस्तुएं। तो अर्थशास्त्र में उत्पाद या सेवाएं 3 प्रकार की होती है। सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स, ये उपभोग में गैर अपवर्जित नन एक्सुडेबल और गैर प्रतिद्वंदी नन रिवाइल होते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा, खाद्य नियंत्रण प्रणाली, रेलवे, राजमार्ग और कोविड पर सूचना आदि। ऐसी सूचनाओं का स्वामित्व बस व्यक्तियों के पास होना कठिन है, भले ही वे इनके लिए भुगतान करने को तैयार हों, और ये आवश्यक रूप से सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। ये हो गए दोस्तों सार्वजनिक वस्तुएं। अगला है मेरिट वस्तुएं। शुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत मेरिट वस्तुएं बाजार के माध्यम से प्रदान की जाती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ये सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण सेवा, आवास, अग्नि सुरक्षा, अपशिष्ट संग्रह, सार्वजनिक पार्क आदि। ये व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और बृहद समाज को कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ऐसा मास्क खरीद सकता है जो कोविड को दूसरे व्यक्तियों में फैलने से रोकेगा और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देगा, इसलिए सरकार द्वारा मास्क का मुफ्त वितरण करना न्यायोचित है। दोस्तों, अगला है निजी वस्तुएं प्राइवेट गुड्स। ऐसा उत्पाद या सेवा जो एक निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय द्वारा उत्पादित होता है और खरीदार की उपयोगिता या संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए खरीदा जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी में उपभोग की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं निजी वस्तुएं ही हैं। उनकी कीमतें कुछ हद तक आपूर्ति और मांग की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। इन्हें व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है और ये व्यक्ति को ही सबसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं। इससे कोई वास्तविक सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। बिजली के मुफ्त या रियायती वितरण के साथ स्वच्छता आंदोलन की तुलना कर मेरिट और निजी वस्तुओं के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, अब आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं? तो कल्याण और फ्रीबीज के अंतर को समझना होगा। दोस्तों, फ्रीबीज को आर्थिक दृष्टिकोण से करदाताओं के पैसे के संबंध में समझना चाहिए। सब्सिडी और फ्रीबीज के बीच के अंतर को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि सब्सिडी न्याय संगत है और विशेष रूप से लक्षित लाभ, विशिष्ट मांगों की पूर्ति का उद्देश्य रखते हैं। फ्रीबीज इससे अलग है और राजनीतिक लाभ के लोक लुभावन पर अधिक आश्रित है। अगला है धन की तार्किक और निर्देशित उपयोग। सरकारों और राज्यों में जरूरतमंदों की सहायता के लिए सब्सिडी कार्यक्रम के सृजन की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को बुनियादी सुविधा में अधिक निवेश करने के लिए एक स्पष्ट तर्क प्रदान करना चाहिए। राज्य के आर्थिक हितों को बनाए रखने के लिए धन के उपयोग का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। अगला है आपको मतदाता में जागरूकता। लोकतंत्र में फ्रीबीज की प्रवृत्ति को अवरुद्ध करने या इसकी अनुमति देने की शक्ति मतदाताओं के पास होती है। तर्कहीन फ्रीबीज को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के बीच आम सहमति की आवश्यकता है कि मतदाता तर्कहीन वादों से प्रभावित न हो। अगला है सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना। सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का निर्माण करेगा ताकि वे राष्ट्रीय विकास एजेंडा की ओर ध्यान केंद्रित कर सके। यह तर्कहीन राजनीतिक एजेंडा की आवश्यकता को कम कर सकता है और राष्ट्र को समग्र रूप से सामूहिक विकास की ओर ले जा सकता है। अगला है न्यायिक हस्तक्षेप। इस विषय पर संसद की एक रचनात्मक बहस और चर्चा कठिन है, क्योंकि फ्रीबीज संस्कृति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक राजनीतिक दल पर प्रभाव रखती है। इसलिए उपायों को प्रस्ताव करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप और भागीदारी की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले उपहारों को विनियमित करने के तरीके पर सिफारिश देने के लिए एक शीर्ष प्राधिकरण के निर्माण की अनुशंसा की है। दोस्तों, अगला पॉइंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आदर्श आचार संहिता को प्रबल करना। भारत का निर्वाचन आयोग सूचित मतदाता व्यवहार में हेरफेर को रोकने के लिए चुनाव घोषणा पत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित करने हेतु राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर विचार कर सकता है।
फ्रीबीज के बजाय कौशल विकास पर ध्यान देना। किसी आदमी को मछली दी जाए तो वह एक दिन पेट भर सकेगा, लेकिन उसे मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो वह जीवन भर के लिए अपना पेट भरने में सक्षम हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से लोगों को फ्रीबीज देने के बजाय उन्हें उपयोगी कौशल प्रदान करना अधिक बेहतर होगा। बुनियादी आवश्यकताओं के क्षेत्र में सब्सिडी प्रदान करना सकारात्मक दृष्टिकोण है, जैसे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्कूलों में मुफ्त भोजन। यदि राजनीतिक दल प्रभावी आर्थिक नीतियों की राह पर आगे बढ़ते हैं, जहां कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित आबादी तक बेहतर पहुंच हो, तो आधारभूत संरचना और विकास अपना ध्यान स्वयं रख लेंगे और लोगों को इस तरह के फ्रीबीज की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतला सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।